वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, तो इसको बोला जाता है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर के रिएक्टेंट के जो एटम होते हैं, तो वो एटम आपको प्रोडक्ट के अंदर एज इट इज दिखेंगे। सिंपल है, जो भी रिएक्टेंट के अंदर एटम आपके जितने भी एग्जिस्ट है वो आपके एज इट इज प्रोडक्ट के अंदर दिखेंगे। खाली आपका रिएक्टिंग स्पीसीज अलग रहेगी, प्रोडक्ट स्पीसीज अलग रहेगी। मान के चलते हैं कि आप एक रिएक्शन देखते हैं। चलो, यहाँ पे आपके CH4 है प्लस O2 है, कंबशन रिएक्शन हो रहा है, यस और नो। तो यहाँ पे अभी CH4 के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम आपको दिख रहे हैं? 4। तो अभी ये हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ जुड़े थे, रिएक्शन होने के बाद ये आपको हाइड्रोजन एटम वाटर के अंदर दिखने लगे। तो कितने दिखने लगेंगे? 4। तो दूसरी जगह पे हाइड्रोजन तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे सब के सब हाइड्रोजन एटम वाटर के अंदर दिखेंगे। कितने दिखेंगे? 4 दिखेंगे। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ 4 एटम हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 आपको CH4 के अंदर है, यहाँ पे आपको 4 वाटर के अंदर दिखेंगे। तो इसको बोला जाता है एटम कंजर्वेशन। जितने रिएक्टेंट के अंदर थे उतने आपके प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल रहेंगे। मास ऑफ कंजर्वेशन यार, ओके। खाली आप ये हम एटम के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, वहां पे हम मास के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। आखिर लॉ तो एक ही है, कंजर्वेशन, ठीक है। तो अभी या तो इसका मतलब है यहाँ पे एटम कोई डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है और नया एटम भी बनने वाला नहीं है। जो भी कुछ एटम यहाँ पे एग्जिस्ट है उतने एटम यहाँ पे एग्जिस्ट होना है। खाली वो आपके यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर CH4 के अंदर थे, अब वो H2 के अंदर चले गए, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन का एक एटम है, तो यहाँ पे भी एक एटम दिखेगा। यहाँ पे आपका 2 4, तो यहाँ पे 4/2 मतलब 2, तो यहाँ पे 4 एटम ऑक्सीजन गैस के अंदर थे, अभी 2 ऑक्सीजन एटम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और 2 ऑक्सीजन एटम वाटर के अंदर, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ठीक है। अभी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन को समझो। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन इज कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कंजर्वेशन ऑफ मास को ही फॉलो कर रहा है बच्चों। खाली यहाँ पे एटम की टर्म में हम देख रहे हैं, एटम आर कंजर्व्ड, मोल्स ऑफ एटम आर कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स या एटम्स के मोल ये कंजर्व हो रहे, मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज से वो प्रोडक्ट स्पीसीज के अंदर जा रहे, ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल इज फ्रूटफुल फॉर द स्टूडेंट, दे डोंट गेट आइडिया ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जिन स्टूडेंट को बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कोई आइडिया नहीं है, वहां पे ये प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन काम करना चालू करेगा। बच्चों लोग ध्यान में रखना है, यदि आपको रिएक्शन बैलेंसिंग की कोई आइडिया नहीं है या आपको रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए बहुत टाइम जा रहा है, तो आप सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगाइए, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यदि रिएक्शन बैलेंस है तो हमें यहां तक आने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। बट यदि कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, फटाक सा आंसर लाना चाहते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन को अप्लाई करो। तो अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो, तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो कि आपका एक KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसका आप डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, हीटिंग। तो यहां पे आपको KCl मिल रहा है और O2 मिल रहा है। तो दिस इज द अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, या इसको इक्वेशन बोलो, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन बोलो, ठीक है। तो यहां पे आपको दिया क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है? अभी इसको कैसे सॉल्व करना है? अभी POAC यहां पे कैसे अप्लाई करना है? यहां पे जितने भी पोटेशियम एटम यहां पे है रिएक्टेंट के अंदर, उतने ही पोटेशियम एटम इस प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट होना फिक्स है। अभी पोटेशियम एटम यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर KClO3 के सब के सब, और यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर सब के सब पोटेशियम KCl के अंदर है, बाकी दूसरी जगह कोई
दूसरी जगह पे कहीं भी दिख नहीं रहे। ओके, तो खाली पोटेशियम एटम रिएक्टेंट के KClO3 के अंदर है, प्रोडक्ट के अंदर सब के सब पोटेशियम KCl के अंदर है। ठीक है, बात खत्म। अभी यहां पे करेंगे क्या बच्चों लोग, आपको इसका गिवन वेट ऑफ KCl, अभी यहां पे हम क्या क्या बोल सकते हैं, देखो यहां पे हम क्या क्या बोल सकते हैं। यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 पोटेशियम एटम इन 1 KClO3 मॉलिक्यूल। यस, ऐसा बोल सकते हैं आप। एक पोटेशियम एटम एक KClO3 मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं 1 मोल पोटेशियम एटम इन 1 मोल KClO3 मॉलिक्यूल, बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा? यस, इसको बिल्कुल बोल सकते हैं कि नहीं बच्चों लोग? यस, फटाफट 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 कमेंट बॉक्स में आंसर देना, यस नो यस नो यस नो। ठीक है, बोल सकते हैं बच्चों लोग। तो ये तो हुई आपकी, या तो आप पोटेशियम का नंबर पुट करिए, यहाँ पे KClO3 के मॉलिक्यूल लीजिए। और दूसरी बात क्या बोल सकते हैं कि ये तो हुई आपकी रिएक्टिंग स्पीशीज। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूं कि पोटेशियम एटम इन 1 पोटेशियम एटम इन 1 KCl मॉलिक्यूल, ऐसा बोल सकता हूं बच्चों लोग। एक पोटेशियम एटम प्रेजेंट है किसके अंदर? एक KCl मॉलिक्यूल के अंदर। या आप यहां पे ऐसा भी बोल सकते हैं 1 मोल पोटेशियम एटम इन 1 मोल KCl मॉलिक्यूल। यस, बोल सकते हैं बच्चों लोग, बिल्कुल बोल सकते हैं। अभी यहां पे समझना क्या है बच्चों लोग, ये तो हुई किसकी कहानी? ये तो हुई पोटेशियम की कहानी। अभी ऑक्सीजन की कहानी करना है तो फिर कैसे करेंगे बोलो? ऑक्सीजन की कहानी करना है, ऑक्सीजन की कहानी करेंगे तो कैसे करेंगे? यहां पे क्या करेंगे कि 3 ऑक्सीजन एटम इन 1 KClO3 मॉलिक्यूल, या आप ऐसा बोल सकते हैं 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल KClO3 मॉलिक्यूल, ऐसा बोल सकते हैं बच्चों लोग, बिल्कुल बोल सकते हैं। यहां पे क्या बोल सकते हैं? अभी ऑक्सीजन की बोलो कि यहां पे 2 ऑक्सीजन एटम इन 1 O2 मॉलिक्यूल, या आप यहां से 2 मोल ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल O2 मॉलिक्यूल। यस, ऐसा बोल सकते हैं बच्चों लोग, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। अभी यहां से आगे करना क्या है आपको? यहां से आगे आपको करना क्या है? आपको निकालना क्या है? अभी आपको निकालना है पोटेशियम एटम, ऑक्सीजन एटम, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी निकालना है, या एटम को निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम से भी एटम को निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ मोल से भी एटम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको निकालना कैसे? यहाँ पे जितने ऑक्सीजन एटम है उतने ऑक्सीजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे जितने पोटेशियम प्रेजेंट है उतने पोटेशियम यहाँ पे प्रेजेंट है, और रिएक्शन अनबैलेंस फॉर्म में दी है आपको। ओके, तो अभी यहाँ पे करेंगे क्या बच्चों लोग? अभी यहाँ पे हम एक फंडा यूज करेंगे। कौन सा फंडा यूज करेंगे देखते हैं अभी। चलो, तो यहाँ पे फंडा ऐसा यूज करेंगे, देखो मास ऑफ KClO3 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ KClO3। अभी यहाँ पे मान के चलो कि हम पोटेशियम एटम को निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर पोटेशियम का नंबर कितना है? 1, तो यहाँ पे 1 पोटेशियम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है इसके मोल, पोटेशियम क्लोराइड के मोल इनटू 1 KClO3 के अंदर कितना पोटेशियम प्रेजेंट है? 1 है। तो यहां पे क्या आएगा?
मास ऑफ KCl डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ KCl, और इसके अंदर पोटेशियम कितने प्रेजेंट है? एक। तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम रहेगा। ये इसका मतलब है ये पोटेशियम एटम है इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू पोटेशियम एटम्स इन प्रोडक्ट। यहां पे जितने रिएक्टेंट के अंदर कंजम्पशन रहेगा, प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन रहेगा। यहां पे 10 नंबर में पोटेशियम नंबर डिकम्पोज हो गया, तो यहां पे 10 नंबर में इसका फॉर्मेशन है। तो एक एग्जांपल, या इसको ऑक्सीजन के टर्म में कैसे देखेंगे? अभी यहां पे मान के चलो कि ऑक्सीजन एटम का कंजर्वेशन देखने वाले हम। अभी यहां पे सेम मास ऑफ KClO3 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ KClO3। अभी ऑक्सीजन का देखने वाले, तो एक KClO3 के अंदर कितने सारे ऑक्सीजन है? 3। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप ऑक्सीजन का वॉल्यूम देखने वाले, या आप मास भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे खाली क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइड बाय, यहाँ पे मोलार मास है तो यहाँ पे मोलार वॉल्यूम आएगा, मोलार वॉल्यूम, और मोलार वॉल्यूम फिक्स होता है 22.4 लीटर। ठीक है, मोलार वॉल्यूम मतलब एक मोल का वॉल्यूम, और मोलार मास मतलब एक मोल का मास। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख के देता हूं आपको, मोलार वॉल्यूम मतलब एक मोल का वॉल्यूम होता है, और मोलार मास मतलब एक मोल का मास होता है। तो ये दो चीजें आपको समझनी है खाली। यहाँ पे मैं वॉल्यूम ले रहा हूं ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम से उसको डिवाइड करना है, और मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? अभी O2 के अंदर कितने सारे एटम है? 2। O2 के अंदर 2 एटम है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का जो नंबर है वही नंबर यहाँ पे आएगा बच्चों लोग। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 3 डिकम्पोज हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपके 3 का फॉर्मेशन पक्का है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का कंजर्वेशन हो जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये तो ही आपकी थ्योरी पॉइंट स्टूडेंट, ये तो थ्योरी पॉइंट है। ओके, तो एक एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ आएगा ये फिर। ठीक है, आपको नोट करना है तो नोट करिए बच्चों लोग। यस, आप नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया कंसेप्ट है। चलो, तो फॉर Cl एटम के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये गैस है, इसलिए वॉल्यूम यहाँ पे इंक्लूड किया है मैंने ऑक्सीजन गैस का। तो ये इसको बोला जाता है एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। चलो, तो एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। मान के चलो कि यहां पे आपका CH4 का डिकम्पोजिशन हो गया, 4 ग्राम CH4 का डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, डिकम्पोजिशन हो गया तो कार्बन और हाइड्रोजन गैस मिला, तो ये अनबैलेंस रिएक्शन है, अनबैलेंस इक्वेशन है। बट हमें यह पता है कि CH4 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, और हमारे पास जो CH4 है वो 4 ग्राम है। अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन एटम आपको CH4 के अंदर दिख रहे हैं, अभी हाइड्रोजन एटम का नंबर तो हमें पता नहीं है, बट जितने भी रहेगा वो पूरा का पूरा हाइड्रोजन गैस बनेगा उसका। तो हम यहाँ पे समझेंगे क्या बच्चों लोग, यहाँ पे हमें यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 4 ग्राम CH4 डिवाइड बाय उसका मोलार मास इनटू हाइड्रोजन एटम देखने वाले, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का नंबर 4 है। तो यहां पे ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है? यहां पे ये कैलकुलेशन आ रहा है 4 इंटू 4, तो यहां पे 1, और ये एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, H एटम।
तो यहाँ पे आपका एक H एटम बनेगा। यस, तो यहाँ पे एक H एटम बनना फिक्स है। अभी H तो एटॉमिक फॉर्म में रहेगा नहीं, तो यहाँ पे आपका एक H एटम, तो इस एक H एटम को या इसको एक मोल H एटम बोलेंगे, इसको एक मोल H एटम। ठीक है, क्योंकि ये मोल है और मोल को स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मोल H, तो यहां पे हमारा क्या है स्टूडेंट, एक मोल H एटम है। तो हम एटम को एटॉमिक फॉर्म में तो नहीं लिखेंगे हाइड्रोजन एटम को, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म कौन सा है, H2। तो फिर एक H एटम का मॉलिक्यूलर फॉर्म कौन सा है, H2। एक H एटम का मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या है, H2 है। तो यहां पे मेरे पास H है कितने, एक मोल H एटम को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1/2 मोल H2 मॉलिक्यूल, ऐसा बोल सकता हूं क्या बच्चों लोग? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो फिर हमारे पास एक मोल H एटम था, तो यहां पे भी हमारा एक मोल H एटम बनेगा, मतलब हाइड्रोजन गैस जो बनने वाला है वो हाफ मोल बनने वाला है। और हाफ मोल मतलब क्या है स्टूडेंट, 0.5, और उसका वॉल्यूम आप देखने वाले हैं। तो फिर यहां पे आपका कैलकुलेशन क्या आएगा बोलो, इसका 0.5 इंटू यहां पे उसका मोलर मास 2 ग्राम, तो यहां पे आपका 1 ग्राम क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, और बाकी आपका 3 ग्राम क्या बनेगा रे बच्चों लोग, कार्बन बनेगा। यस, तो यहां पे जितने एटम कंजर्व हो रहे, डिकम्पोज हो रहे, उतने यहां पे आपके बनने वाले, ये फिक्स है। तो वहां पे एक मोल हाइड्रोजन डिकम्पोज हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक मोल हाइड्रोजन एटम का बनना फिक्स है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एटम एक मोल, यहाँ पे बोल दीजिए एक मोल H एटम। यस, तो अभी इस रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस भी कर सकते हैं। इसके मोल निकाल दीजिए, तो ये आएगा आपका क्या, 4/16 मतलब 1/4, 0.25। तो CH4 आएगा 0.25 मोल, इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपका इसका मिल रहा है 0.5 मोल। यस, तो अभी इसको क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो फिर ये क्या बनेगा आपका बोलो, 1 बनेगा। तो 1 CH4, यहाँ पे भी आपको, तो यस, अभी इसका 3 ग्राम है ना, तो 3 ग्राम है, तो 3 ग्राम डिवाइड बाय 3 ग्राम है। ओके, तो इसके मोल निकाल सकते हैं ना बच्चों लोग। अभी कार्बन एटम का भी ऐसा ही कर सकते हैं, यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे 1 कर दीजिए, तो 4/16 मतलब 1/25 हो जाएगा। तो 1/25 मतलब यहाँ पे जो CH4 का जो कैलकुलेशन आएगा वही कैलकुलेशन यहाँ पे कार्बन के लिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0.25 आएगा, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक कार्बन, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2H2। तो हो गई रिएक्शन बैलेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे अभी 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि कार्बन निकालना है हमें। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मोलर मास इंटू 1। तो मास ऑफ कार्बन यहाँ पे 3 निकाला है, क्योंकि यहाँ पे 4 ग्राम है, तो उसमें से 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन के अंदर जाएगा, बचा हुआ 3 ग्राम यहाँ पे आएगा, तो 3/12 आएगा। तो 3/12 मतलब आपका 1/4 आएगा, 1/4 मतलब 0.25। और सब इक्वेशन को मैं 0.4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक सिंपल होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ताकि आपका रेशियो जल्दी मिल जाए। तो ये हुआ आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1:2 समझ में आया आपको? तो मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। यस, तो सिंपल यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आइटम डिकम्पोजिशन पे इसका 4 हाइड्रोजन आइटम बनना फिक्स है। ओके, तो चलो अभी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूं, और एक एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिस के लिए।
प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। बच्चों लोग देखना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम जेई लेवल का, एकदम हायर लेवल का, या आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो लेवल उसका ऑटोमेटिकली मतलब आपके दिमाग में जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या है। 27.6 ग्राम आपने K2CO3 को लिया है। ठीक है, तो K2CO3 को लेने के बाद इसकी कुछ सीरीज के अंदर रिएक्शन की, सीरीज के अंदर रिएक्शन की मतलब क्या कि यहाँ पे आपको ए प्रोडक्ट मिला, फिर ए के अंदर कुछ डाला, बी मिला, फिर बी के अंदर कुछ डाला, सी मिला, सी के अंदर कुछ डाला, डी मिला। तो इसको बोला जाता है कि सीरीज ऑफ रिएजेंट सो टू द कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन टू। तो इसके अंदर का जो भी कुछ कार्बन था वो सब यहाँ पे डी के बाद यहाँ पे आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है K2Zn3 ब्रैकेट के अंदर आयन, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर CN, यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट, वहां पे आपका 6 है, और ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट है उसके बेस में 2 है। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम था, यहाँ पे जो कार्बन एटम था वो सब का सब कार्बन एटम यहाँ पे आ रहा है, कार्बन एटम यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है एटम कंजर्वेशन। तो यहाँ पे सिंपल है, आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे पूरा इसके अंदर जो भी कार्बन एटम था वो पूरा का पूरा इस प्रोडक्ट के अंदर है, और ये प्रोडक्ट आपका एक स्टेप के अंदर नहीं मिला, बहुत सारी रिएक्शन इसके अंदर हुई है, 1 2 3 4 5 स्टेप के अंदर ये आपको प्रोडक्ट मिला है। और उसके अंदर का जो कार्बन एटम है वो कहां से आया हुआ है, K2CO3 से आया हुआ है, और सब यहाँ पे बाकी कार्बन एटम कहीं पे नहीं गया, पूरा का पूरा यहाँ पे आया है। ठीक है, तो फिर हमें यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जितना कार्बन यहाँ पे आपका डिकम्पोज हो जाएगा K2CO3 के अंदर, जितना भी यहाँ पे रहेगा उतना ही कार्बन एटम यहाँ पे होना है। तो अभी इसका मास कितना है बच्चों लोग, इसका मास उन्होंने लिया है 27.6 डिवाइड बाय इसका मोलार मास कितना है, यहाँ पे इसका मोलार मास किसका, तो मैं यहां पे लेता हूं गिवन मास ऑफ K2CO3 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ K2CO3। ठीक है, और यहां पे कार्बन का नंबर 1 है, कार्बन एटम का नंबर 1 है। यस, तो फिर यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने सारे कार्बन एटम है, तो कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है, यहां पे देखो ये CN है, इसका बेस 6 है, तो कार्बन 6 पक्का है, और ब्रैकेट के बाहर यहां पे 2 है, तो कार्बन का 6 इंटू 2 तो यहां पे 12 हो जाएगा। तो यहां पे मैं कार्बन का 12 इंटू इस कंपाउंड का मास ऑफ K2 जिंक FeCN6 डिवाइड बाय, तो डिवाइड बाय इसका मोलार मास। यस बच्चों लोग, तो अभी मुझे बताइए बच्चों लोग कि यहां पे आपका K2CO3 का मोलार मास कितना है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 इंटू गिवन मास कितना है 27.6 डिवाइड बाय इसका मोलार मास है 138, आप निकाल सकते हैं K2CO3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे K2 जिंक FeCN6 टेकन ट्वाइस, टेकन 6 ब्रैकेट के बाहर 2, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है कुछ 698। ठीक है, गिवन मास लिखना पड़ेगा ना, मास ऑफ K2 जिंक FeCN6 ब्रैकेट के बाहर 2 डिवाइड बाय इसका मोलार मास कितना है, इसका मोलार मास 698। ठीक है, तो ये 698 आ गया।
अभी आपको निकालना क्या है, मास ऑफ ये निकालना है आपको, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, मोलर मास आपको दिया है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27.6 इंटू 698 डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय आपका 138 इंटू 12, तो ये हो जाएगा मास ऑफ K2 जिंक Fe6 टेकन टॉइस, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कर दीजिए अभी, ये फाइनल कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन एक बार तो यहाँ पे कैलकुलेशन आ रहा है 11.6 ग्राम आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। यस बच्चों लोग, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट यदि पूछा जाता है तो इसका फॉर्मेशन कितना है, 11.6 ग्राम, ठीक है। तो अभी इसमें से 27.6 इतने ग्राम में से आपका ये वाला इतना बनने वाला है, बाकी दूसरे प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। बट ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ये 11.6 आएगा, बाकी जो आपका बचेगा वो दूसरे प्रोडक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो कार्बन आ रहा डिकम्पोज हो रहा था, यहाँ पे जो कार्बन का नंबर था वो पूरा का पूरा यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो यस, अभी क्वेश्चन को वर्कआउट कैसे करना है आपको समझ में आया होगा बच्चों लोग, ठीक है। तो यस, अभी इसके अंदर और एक बात क्या कर सकते हैं कि इसका मास कितना है, 11.6 ग्राम डिवाइड बाय यहाँ पे इसका मोलार मास कितना है, 698 ग्राम। तो यहाँ पे मोल, इसके मोल आएंगे, और इस एक मोल के अंदर आपके 12 मोल प्रेजेंट है, मतलब 12 टाइम्स आपके कार्बन के एटम है। यहाँ पे जितने भी कार्बन इसके मोल आएंगे उसके 12 टाइम मोल कार्बन के एटम के आएंगे, इसके मोल निकलते हैं। अभी 11.6 डिवाइड बाय 698, ये कैलकुलेशन किसके आसपास आएगा, देखो 11.6 डिवाइड बाय 698, तो ये कैलकुलेशन आ रहा है 0.0167, ठीक है। तो इसके इतने मोल आएंगे, तो इसके 12 टाइम्स मोल कार्बन एटम के आएंगे। तो ये मोल आए आपके K2 जिंक Fe6 और टेकन टॉइस। तो अभी कार्बन के कितने मोल आएंगे, अभी इसके एक के अंदर कार्बन 12 होते हैं, तो यहाँ पे 0.0167 इंटू 12, तो ये कैलकुलेशन आपका कितना आएगा, तो ये कैलकुलेशन आ रहा है 0.199, मतलब आप लिख सकते हैं 0.2, तो इसके 0.2 मोल कार्बन एटम, ठीक है। तो 0.2 मोल कार्बन एटम, तो यहाँ पे भी आपके 0.2 मोल कार्बन एटम आने चाहिए। देख लेते हैं अभी यहाँ पे 0.2 आते हैं कि नहीं। यहाँ पे इसका मास कितना दिया है, इसका 27/6, इसका मोलर मास कितना है 138, तो ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है, अभी इस एक मोल के अंदर एक मोल कार्बन एटम है, मतलब यहाँ पे इसके जितने भी मोल आएंगे उतने ही मोल आपके किसके आएंगे, कार्बन एटम के आएंगे। तो चलो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, 27.6 डिवाइड बाय 138, तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन आ रहा है 0.2 मोल K2CO3, और यहाँ पे कार्बन के भी कितने मोल आएंगे, 0.2 मोल कार्बन एटम्स। तो देखो ना, इसके अंदर जितने एटम है उतने एटम आपके प्रोडक्ट के अंदर है। यस, प्रूव हो रहा है, बिल्कुल प्रूव हो रहा है। यस, समझ में आया बच्चों लोग, क्वेश्चन को कैसे वर्कआउट करना है। पहले तो फोकस करना है कि थ्योरी हम कैसे अप्लाई करें इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आपको थ्योरी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन समझ में आया बच्चों लोग, ठीक है। तो इसके ऊपर और भी क्वेश्चन वर्कआउट कर सकते हैं, बट वो हम एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। अभी तो थ्योरी टॉपिक लगभग हम खत्म करते आ चुके हैं, एक दो लेक्चर के अंदर और थोड़ा सा कुछ कॉन्सेंट्रेशन की टर्म वर्कआउट करेंगे और टॉपिक को पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद का जो पॉइंट है स्टूडेंट, वो है एवरेज आइसोटोपिक मास, ठीक है, एवरेज आइसोटोपिक मास।
ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एवरेज आइसोटोपिक मास। तो एवरेज आइसोटोपिक मास, तो एवरेज आइसोटोपिक मास मतलब क्या बच्चों लोग, यदि आपके किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा उसके आइसोटोप है तो उस एलिमेंट का या उस एटम का हम एवरेज मास को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे कि मान के चलो कि अभी आपके पास क्लोरीन एटम है, ठीक है। अभी क्लोरीन एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसका मास 35 AMU है, और हमें दूसरा भी क्लोरीन एटम का एक आइसोटोप मिला कि जिसका मास 37 था। तो फिर क्लोरीन के कुछ आइसोटोप थे कि जिसका मास 37 और कुछ का मास 35 था। तो फिर हम 35 को लिखे या 37 को लिखे, तो क्या करें फिर यहां पे, तो हमें एवरेज मास लेना पड़ेगा इस आइसोटोप का। तो फिर एवरेज लेंगे मतलब क्या करेंगे, इसका मास प्लस इसका मास डिवाइड बाय कितने आइसोटोप है, 2, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे क्या, नहीं। क्यों ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो नेचर में एग्जिस्ट है वो डिफरेंट परसेंटेज में प्रेजेंट है, डिफरेंट परसेंटेज में प्रेजेंट है, डिफरेंट परसेंटेज में उनका एग्जिस्टेंस है। यदि सेम परसेंटेज में वो एग्जिस्ट होते तो फिर डिवाइड बाय 2 किया तो भी चलता। यदि सेम परसेंटेज में इसका एग्जिस्टेंस है, हमारे पास दो ही आइसोटोप है, सेम परसेंटेज मतलब 50-50, तो फिर यहां पे डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। बट इनका परसेंटेज अलग अलग है, तो मान के चलते हैं कि अलग अलग मतलब क्या, अलग अलग मतलब क्या कि इसका जो परसेंटेज है वो आपका है 75%। कौन सा वाला आइसोटोप का, तो क्लोरीन 35 आइसोटोप बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, क्लोरीन 35%। आपका 35 AMU वाला जो मास वाला जो आइसोटोप है वो नेचर में जो भी क्लोरीन एटम है उसमें से 75% आपका 35 वाला प्रेजेंट है, और ये जो है ये आपका 25% है। मतलब ज्यादा मास वाला कम नंबर में प्रेजेंट है और कम मास वाला ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है। जितने भी क्लोरीन है हमारे पास उसके अंदर हमें 75% 35 आइसोटोप मिलता है और 25% खाली 37 वाला आइसोटोप मिलता है। तो फिर करेंगे क्या, इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर हम जो क्लोरीन का आइसोटोप का मास लिखते हैं तो यहां पे एवरेज आइसोटोपिक मास लिखते हैं, एवरेज आइसोटोपिक मास क्लोरीन का, तो हमें यहां पे लिखना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फिर यहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एवरेज आइसोटोपिक मास, एवरेज आइसोटोपिक मास इज इक्वल टू आपके कितने आइसोटोप है, 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, यहां पे 2 है, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट आइसोटोप का मास इनटू उसका एग्जिस्टेंस कितना है 75%, यहां पे ब्रैकेट करेंगे, प्लस सेकंड आइसोटोप, सेकंड आइसोटोप्स का मास इनटू उसका परसेंटेज। अभी 2 ही आइसोटोप है तो यहां पे मैं 2 ही आइसोटोप लिखता हूं, यदि तीसरा आइसोटोप होता तो यहां पे मैं लिखता मास ऑफ थर्ड आइसोटोप इनटू उसका परसेंटेज, और डिवाइड बाय करना है हमें 100, डिवाइड बाय क्या करना है बच्चों लोग, 100 करना है, ठीक है। तो चलो अभी यहां पे फर्स्ट आइसोटोप का मास कितना है 35 इंटू 75, ऐड करना है ये, दूसरे आइसोटोप का मास कितना है 37 प्लस आपका 25, और इन दोनों की एडिशन करने के बाद यहाँ पे डिवाइड करना है 100 से। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन कितना आएगा, देखो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, 35 इंटू 75, तो ये आ रहा है आपका 2625, ओके, प्लस ये आपका कितना आएगा देखो, तो ये आ रहा है 925, ठीक है।
तो इनकी एडिशन करो, तो ये आ रहा है 3550 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा बोलो बच्चों लोग, 35.5। तो दिस इज द एवरेज आइसोटोपिक मास। यहाँ पे आपका क्लोरीन का जो एवरेज आइसोटोपिक मास आएगा बच्चों लोग, वो आपका आएगा 35.5। तो इसलिए हम क्लोरीन का जो मास लिखते हैं वो 35.5 लिखते हैं। 35.5 वाला कोई आइसोटोप नेचर में एग्जिस्ट नहीं है। दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास, दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास। तो ऐसा कोई आइसोटोप नेचर में है नहीं कि जिसका मास 35.5 है, बट हम एवरेज आइसोटोपिक मास लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो आइसोटोप है कि एक का परसेंटेज 75% है, दूसरे का परसेंटेज 25% है। एक का मास 35 है, दूसरे का मास 37 है। इनका एवरेज हम निकालेंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगाना है, एवरेज आइसोटोपिक मास इज इक्वल टू फर्स्ट आइसोटोप का मास इंटू उसका परसेंटेज प्लस सेकंड आइसोटोप का मास इंटू उसका परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ये कैलकुलेशन जो भी कुछ आएगा वो आपका रहेगा एवरेज आइसोटोपिक मास। समझ में आ गया बच्चों लोग? यस। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम वर्कआउट करेंगे, ठीक है? तो इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके ऊपर, ठीक है? चलो अंदर उसका हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है? तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना है हमें उस पोल्यूटेड एयर का। तो सिंपल है, यहाँ पे एवरेज मॉलिक्यूल है इसलिए मॉलिक्यूलर बोलेंगे, ओके? मॉलिक्यूलर वेट उस पोल्यूटेड एयर की, ओके? पोल्यूटेड एयर। तो बोलो अब ये पोल्यूटेड एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो देखना है। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो कितना है 60% इंटू उसका मोलर मास 60 प्लस उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 80 इंटू नाइट्रोजन का मोलर मास या एटॉमिक मास बोल सकते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये एटॉमिक वेट तो नहीं है, ये तो आपका मॉलिक्यूलर वेट है, इसलिए यहाँ पे मैंने राउंड किया है। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट। तो एटॉमिक वेट, एटम के लिए एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है? तो यस उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट में, 0.3% में, उसका मास कितना है 44 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड कितना परसेंट में 0.1 इंटू मोलर मास कितना है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 100। तो ये कैलकुलेशन एक बार करिए और ये कैलकुलेशन आपका रहेगा पोल्यूटेड एयर का एक मॉलिक्यूल का मास एवरेज। तो ये 2948, तो यहाँ पे 2948 डिवाइड बाय 100, तो ये आपका आएगा 29.48। तो दिस इज द एवरेज आइसोटोपिक मास ऑफ पोल्यूटेड एयर, ठीक है? तो ये एवरेज आइसोटोपिक मास रहेगा पोल्यूटेड एयर का। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी कुछ आ सकता है कि बताता हूं आपको, ठीक है? एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा फिर। बोरॉन तो एक क्वेश्चन है, बोरॉन 10 और बोरॉन 11 ये आइसोटोप है बोरॉन के, और इसका जो एवरेज आइसोटोपिक मास है वो 10.8 है। तो दिस इज द एवरेज आइसोटोपिक मास, एवरेज आइसोटोपिक मास, ठीक है? एवरेज आइसोटोपिक मास। तो इसके दो आइसोटोप है, तो आपको ये वाला आइसोटोप कितने परसेंटेज में है और ये वाला आइसोटोप कितने परसेंटेज में, ये निकालना है आपको। तो अभी आपको किसी एक आइसोटोप का परसेंटेज मानना पड़ेगा बच्चों लोग। तो मान के चलो कि इसका परसेंटेज आप x परसेंटेज इमेजिन कर रहे हैं, x परसेंटेज। तो इसका परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा 100 माइनस x परसेंटेज, यस और नो?
तो फिर एवरेज मास तो हमें पता है, एवरेज आइसोटोपिक मास, तो एवरेज आइसोटोपिक मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों लोग, एवरेज आइसोटोपिक मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि फर्स्ट आइसोटोप का मास इनटू उसका परसेंटेज x प्लस सेकंड आइसोटोप का मास इनटू उसका परसेंटेज डिवाइड बाय 100। तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी एवरेज आइसोटोपिक मास कितना है 10.8, तो यहाँ पे फर्स्ट आइसोटोप का मास कितना है 10 है इंटू एक्स प्लस सेकंड आइसोटोप का मास कितना है आपका 11 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय आपका 100। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 108 0 तो 1 2। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो यहाँ पे 10x आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा 1100 माइनस 11x। ठीक है, तो ये आपके प्लस 10x, यहाँ पे आपके 10x कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा खाली x, तो यहाँ पे 1080, ये यहाँ जाके आपका माइनस हो जाएगा तो 10 यहाँ पे आपका माइनस x रहेगा। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन कितना आएगा, देखो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन आएगा 220 माइनस इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू 20 आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 20 आ गया, तो x किसका परसेंटेज है, तो इसका परसेंटेज होगा 20% और इसका परसेंटेज रहेगा 100 माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे 80% रहेगा। समझ में आ गया बच्चों लोग? यस। तो आपको ऐसा भी दे सकते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास दिया है, आइसोटोप के मास पता है और उसका परसेंटेज कितना है निकालना है, तो आपको ये फंडा यूज करना है। समझ में आ गया बच्चों लोग? ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर थोड़ा सा एक पॉइंट और ऐड करेंगे। यस, वैसे तो इसके अंदर हमें छोटे मोटे कॉन्सेंट्रेशन देखने हैं बच्चों लोग। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन को खत्म कर लेते हैं, फिर एक लेक्चर हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे, फिर प्रैक्टिस सेशन लेंगे। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं। अभी कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है हमारे पास मोलैरिटी कैपिटल M सिंबल है इसका, और मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों लोग कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में, और 1 ml जो होता है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 लीटर जो होता है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ml या cm क्यूब लिखे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो लीटर में हो जाए। ठीक है, यदि कोई सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में या cm क्यूब में तो आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, या डायरेक्टली लीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका पहला फॉर्मूला। ठीक है, अभी मोलैरिटी का सिंबल कैपिटल M है, तो यहाँ पे इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। अभी दूसरी टर्म है स्टूडेंट मोलैलिटी, स्मॉल m। तो यहाँ पे मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ पे 1000 लगाएंगे ताकि वो केजी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो,
मोल पर केजी, और ये केजी जो मास है वो सॉल्वेंट का ध्यान में रखना है, तो मोल पर केजी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोलैलिटी का यूनिट, ठीक है, दिस इज द यूनिट। तो ये यूनिट है, ये फॉर्मूला है। अभी तीसरी जो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है बच्चों लोग, वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी मतलब कैपिटल एन है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों लोग, यहाँ पे मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। आप बोलेंगे सर ये एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है, तो मैं एन फैक्टर यहाँ पे बता देता हूं। एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर स्टूडेंट बहुत सारी चीजों के ऊपर एन फैक्टर है, बहुत सारी चीजों का एन फैक्टर है, तो बता देता हूं यहाँ पे एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ पे एसिड के लिए जो होता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ H प्लस होता है। मान के चलो HCl है, अभी HCl है तो पानी के अंदर एक H प्लस दे रहा है, तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। समझ रहे, तो एसिड के लिए जितना H प्लस दे रहा है वो न्यूट्रलाइजेशन के अंदर, बेस के लिए जितना H प्लस वो दे रहा है, तो वो हो जाएगा उसका एन फैक्टर। तो भले उसके पास 4 H प्लस है, बट वो बेस को खाली 3 दे रहा है, तो वहां पे एन फैक्टर 3 रहेगा। समझना है बच्चों लोग, यहाँ पे भले अभी यहाँ पे मान के चलो कि H2CO3, ठीक है, ये एसिड है, इसके अंदर 2 H प्लस निकल सकते हैं, बट वहां पे आपका NaOH आ रहा है न्यूट्रलाइजेशन के अंदर, तो अभी इसका एक ही OH माइनस इसके एक H प्लस को ले रहा है, तो इसका एक H प्लस, इसके पास थे 2 H प्लस, बस इसने खाली एक H प्लस को दिया, तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन के अंदर वो कितने H प्लस देता है, यदि दोनों को दोनों दे रहा है तो यहाँ पे एन फैक्टर 2 रहेगा। समझ में आ रहा है, तो एन फैक्टर डिपेंड करता है कोई एसिड की एक्चुअल न्यूट्रलाइजेशन के अंदर कितने H प्लस उस बेस को देता है, तो उसको बोला जाता है एन फैक्टर फॉर एसिड, एसिड के लिए। ओके, तो फिर एसिड का एन फैक्टर आप समझो कि कितने H प्लस वो बेस को दे रहा है, कितने H प्लस वो बेस को दे रहा है, एक मॉलिक्यूल या एक मोल मॉलिक्यूल। दूसरा एन फैक्टर होता है बेस के लिए, तो सिंपल है, यहाँ पे कोई बेस कितने H प्लस ले रहा है, इट्स कॉल्ड एज एन फैक्टर ऑफ बेस। मान के चलो कि NaOH, तो यहाँ पे Na प्लस और OH माइनस, तो एक OH माइनस है तो एक एन फैक्टर, ठीक है, तो एक H प्लस ले सकता है। मान के चलो कि यहाँ पे MgOH टेकन टॉइस है, तो यहाँ पे आपका Mg प्लस प्लस बनेगा, 2OH माइनस बनेगा, और ये 2OH माइनस आपका एसिड के थ्रू 2H प्लस ले रहा है, हमारे पास 2OH माइनस भी 2H प्लस ले भी रहा है, और वहां पे इसका एन फैक्टर 2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एन फैक्टर 2 होगा। तो बेस के लिए एन फैक्टर OH माइनस का नंबर होता है, ठीक है, तो सीधा लिख दीजिए OH। तीसरा एन फैक्टर होता है स्टूडेंट सॉल्ट के लिए, सॉल्ट के अंदर कोई H प्लस कोई OH माइनस नहीं होता है, तो फिर वहां पे एन फैक्टर कैसे लिखेंगे, वहां पे आपको एन फैक्टर लिखना है बच्चों लोग सॉल्ट, तो उसका या तो पॉजिटिव चार्ज लिखो नहीं तो निगेटिव चार्ज लिखो। मान के चलो कि आपके पास MgCO3 है, तो यहाँ पे आप या तो Mg का चार्ज लिखिए पूरे का, नहीं तो माइनस चार्ज लिखिए, ठीक है, या आपके पास Na2CO3 है, या तो आप Na का पूरा चार्ज लिखिए नहीं तो CO3 का चार्ज लिखिए, ठीक है, तो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में से कोई भी लिख सकते हो, वो एन फैक्टर हो जाएगा। और चौथा एन फैक्टर होता है स्टूडेंट सेमी सॉल्ट। सेमी सॉल्ट के अंदर भी एन फैक्टर होता है, तो सेमी सॉल्ट के अंदर आपको देखना है कोई H प्लस दिख रहा है या कोई OH माइनस दिख रहा है, तो वो आपका एन फैक्टर है। और फिफ्थ एन फैक्टर स्टूडेंट रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है एक्चुअली, इस टॉपिक को और मोल कंसेप्ट टॉपिक को एक ही टॉपिक के अंदर हम पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी मोल कंसेप्ट हमारा पहला टॉपिक चल रहा है, और रेडॉक्स रिएक्शन कुछ टॉपिक के बाद उसका हम देखने वाले, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के लिए हमें कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर रेडॉक्स रिएक्शन मोल कंसेप्ट एक साथ पढ़ाई की, उसके बाद तो भी चलेगा, न्यूमेरिकल आपके पूरे
मोल कंसेप्ट रेडॉक्स रिएक्शन के मर्ज रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम तो बिल्कुल जाने वाले नहीं है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। जैसे हम रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ेंगे वहां पे हम पूरा का पूरा मोल कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ पे एन फैक्टर लगाना है, तो जितनी भी मोलैरिटी आएगी वहां पे एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपकी नॉर्मेलिटी निकल आएगी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी के और भी कुछ डेफिनेशन है, वो मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूं बच्चों लोग, ठीक है। तो चलो, अभी नॉर्मेलिटी का फंडा और एक है यहाँ पे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट बोलो, इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट डिवाइड बाय यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन ml। तो यहाँ पे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यस, तो सिंपल है, यहाँ पे मोलैरिटी पे नंबर ऑफ मोल लिखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस लिखना है। तो अभी नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में क्या फर्क है स्टूडेंट? नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस में क्या लिखना है आपको? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना है कि गिवन मास डिवाइड बाय यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट। आप बोलेंगे सर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो इक्विवेलेंट वेट होता है बच्चों लोग मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। फिर आई एन फैक्टर की बात, तो एन फैक्टर अभी अभी कैलकुलेट किया है, ओके। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालना है और इक्विवेलेंट वेट डिवाइड करिए जो भी गिवन मास है उसको। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है डिवाइड किया हुआ वेक्टर इसलिए मोल कैलकुलेट हो रहे हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट डिवाइड हुआ है इसलिए यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंस कैलकुलेट हो रहा है। और जब ग्राम इक्विवेलेंस को आप किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो एक नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनेगा, और किसी मोल को आप एक सॉल्यूशन के अंदर देख रहे हैं तो बोलेगा आपका मोलैरिटी का सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, यहाँ पे 0.1 मोलार सॉल्यूशन, मोलार सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों लोग? मोलार सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है 0.1 मोल इन 1 लीटर। समझ में आया? या आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। डेसी नॉर्मल मतलब क्या स्टूडेंट? 1/10 डेसी, नॉर्मल है तो नॉर्मेलिटी, तो इसका मतलब है 1 ग्राम, इस 1/10 का मतलब है 0.1 नॉर्मेलिटी इसकी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 0.1 ग्राम इक्विवेलेंस 1 लीटर के अंदर डाला है। यस, और ग्राम इक्विवेलेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट? तो ग्राम इक्विवेलेंस को आपको कैलकुलेट करना है तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000, तो ये आएगा आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, ठीक है। तो डेसी, सेमी को कैसे बोलेंगे? सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल मतलब क्या बच्चों लोग? 1/2, ओके। सेमी मतलब आधा, ठीक है, तो इसको 0.5 भी बोल सकते हैं। मोलार है तो कैपिटल एम लगाएंगे, मोलाल है ऐसा भी आ सकता है कि 0.1 मोलाल, तो इसका मतलब है 1 मोल डिवाइड बाय 0.1 मोल इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों लोग। तो फिर ऐसे कुछ फॉर्मूलीज है कि जो आपको देखना है, और भी 2-4 फॉर्मूलीज है वो भी आपको यहाँ पे लिख के देता हूं बच्चों लोग, ठीक है। यस, तो यहाँ पे कुछ और भी फॉर्मूलीज हैं वो आपको बताता हूं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मान के चलो कि आपके पास इथेनॉल है C2H5OH और वाटर है, तो इसका 1.8 ग्राम है और इसका आपको दिया है 1 ग्राम। तो मोल फ्रैक्शन मतलब क्या?
या इसके आपको दिए मोल में दिया है, मान के चलो कि इसके 1 मोल है, इसके 2 मोल है, तो जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसके आपके टोटल 3 मोल मिलेंगे। ठीक है, अभी मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मोल, तो इसका मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या है? इथेनॉल का, इसको 1 बोलेंगे और इसको 2 बोलेंगे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के अंदर के, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x2 इज इक्वल टू टोटल नंबर मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब सॉल्यूशन के मोल बोल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? 1/1 + 2 मतलब 3 हो जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा, मतलब ये 0.33 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके मोल 2 डिवाइड बाय 3, तो ये आपका कितना आएगा? 0.66। तो x1 + x2 इज इक्वल टू x, तो ये x हमेशा 1 आता है। ओके, तो 0.33 + 0.67, तो ये आपका कैलकुलेशन 1 आएगा। तो मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। तो कितने का मिक्सचर बना रहे हैं तो उसके ऊपर डिपेंड है, x1, x2, x3, x4, x5 ऐसी वैल्यू बनती जाएगी और टोटल मोल फ्रैक्शन आपका 1 आएगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन समझ में आया बच्चों लोग? तो सिंपल है, टोटल मोल फ्रैक्शन आपका 1 से ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो यदि आप इसका मोल फ्रैक्शन निकाले तो इसका मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं 1 से, सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आपका 0.67 मोल फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर जो भी कुछ वर्कआउट होना बाकी है तो एक प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, और थोड़ा बहुत थ्योरी जो है वो भी हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों लोग, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।